नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कर्नाटक को दी मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की सौगात, विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस मेरी कब्र खोदने में व्यस्त, लोगों का आशीर्वाद मेरा सुरक्षा कवच। ईडी सीबीआई की रेड से बौखलाए विपक्षी दल, दिल्ली में गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बैठक, मोदी सरकार के खिलाफ बनाई रणनीति। छापेमारी के बाद ईडी का लालू के परिवार की संपत्ति पर खुलासा, 150 करोड़ का घर 4 लाख में खरीदा, तेजस्वी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, केंद्र ने पंजाब सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट, आरोपियों पर जल्द जारी हो सकता है चार्जशीट। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने किया बड़ा खुलासा, कहा आईएसआई ने दाऊद को मोहरा बनाकर मुंबई ब्लास्ट को दिया था अंजाम। आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक दौरे की, जहां पीएम मोदी ने सबसे पहले मांड्या में रोड शो किया। इसके बाद मांड्या में बेंगलुरु के मैसूर में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, डबल इंजन सरकार के प्रयासों के बीच कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है और मोदी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे बनाने में बिजी हैं। मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त हैं, क्योंकि देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। डॉक्टर साहब, कर्नाटक के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है? बहुत बड़ी सौगात है और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, वहां पे जेडीएस ये कह रही है कि ये जो एक्सप्रेसवे बन रही है ये क्यों कौन इस्तेमाल करेगा? इसमें तो हाई स्पीड कार पे चलने वाले लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, आम जनता और गरीब के लिए कुछ नहीं होगा। मांड्या के लोगों के लिए, रामगढ़ के लोगों के लिए, बेंगलोर के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इसका कोई माने मतलब नहीं है। आप देखिए, मोदी के विरोध में आप इस तरह का कुतर्क करना शुरू कर देंगे। ये कहां से इन लोगों ने पढ़ाई की है, या फिर आपने देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है? प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार लोगों को अच्छी व्यवस्था मुहैया कराने में बिजी है और विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने, उनको गालियां देने में बिजी है। डेमोक्रेसी पे खतरा इनको हर चीज में नजर आता है। दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट का आधारशिला भी रखा और इस एक्सप्रेसवे को उद्घाटन भी किया। ये पुराने जमाने में कभी किसी सरकार के तहत होता ही नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर में, ड्यू टाइम के अंदर कंप्लीट हो रहा हो, और ये कोई पहला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा वर्क कल्चर बनाया है कि वो बड़े दाव के साथ कहते हैं कि मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो शिलान्यास भी करता हूं और उद्घाटन भी करता हूं। मतलब टाइमली डिलीवरी, यही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का सबसे प्लस पॉइंट है। चाहे वो सब्सिडी देने का मसला हो, भ्रष्टाचार नहीं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, भ्रष्टाचार नहीं। एक तो भ्रष्टाचार को खत्म किया ही, और काम करने की जो स्पीड है उससे देश की जनता को लगता है कि प्रधानमंत्री का कोई सानी नहीं, कोई उसको रिप्लेस करने लायक अभी कोई नेता नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में बार बार चुनाव जीतते हैं। लेकिन मसला ये कर्नाटक का है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री नहीं है, वहां कोई और मुख्यमंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी वहां इस वक्त बहुत ही कमजोर विकेट के ऊपर खेल रही है। सरकार अनपॉपुलर है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू कर्नाटक में चल पाता है या नहीं। वैसे तमाम एक्सपर्ट्स और जो हम लोगों के पास जानकारी है, बीजेपी की स्थिति बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। जी,
अब बात ईडी सीबीआई रेड से नाराज विपक्ष की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच विपक्ष ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता शामिल हुए हैं। इन नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई है। डॉक्टर साहब, ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर विपक्ष क्यों पीएम मोदी पर हमलावर है? देखिए, कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। विपक्ष की हालत यही है। कौन लोग हैं? ममता बनर्जी बताएंगी। भाई, अपने मंत्रियों के यहां नोटों का पहाड़ मिल रहा था तब आपको समझ में नहीं आ रहा था। शरद पवार बताएंगे। नवाब मलिक जेल के अंदर, आपका गृह मंत्री जब महाराष्ट्र के अंदर था वो पुलिस वालों से उगाही करवा रहा था, रंगे हाथ पकड़ा गया। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, ईडी सीबीआई के खिलाफ बोलने का आपको अधिकार कौन दे रहा है? ये केजरीवाल, दो मंत्री इसका जेल के अंदर में है। शराब घोटाला ओपन एंड शट केस है। कौन बताएगा? लालू यादव के बेटे ईडी और सीबीआई के खिलाफ बोलेंगे? कन्विक्टेड व्यक्ति हैं लालू यादव, चारा चोरी में रंगे हाथ पकड़े गए, कोर्ट से सजा मिली हुई है इन्हें। आपको लग रहा है कि भाई देश की जनता बेवकूफ है, राजनीतिक दबाव डाल देंगे? आपने क्या समझ लिया? ये मनमोहन सिंह है, आय के गुजराल है या देवगौड़ा है? क्या आपकी धौंस से यहां प्रधानमंत्री जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे? अरे, जिस प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से यह कह दिया हो कि राजनीति में परिवारवाद मतलब फैमिली रन पॉलिटिकल पार्टीज और भ्रष्टाचार इस देश के लिए सबसे घातक है, उसको खत्म करना है, जब उन्होंने बीड़ा उठा लिया है तो ईडी सीबीआई हो या फिर एनआईए, हर एजेंसी को खुली छूट दी गई है कि सामने आरोपी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा राजनीतिक का माहिर खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर उसने चोरी की है तो उसको छोड़ना मत। तो कोई नहीं छूटेंगे। इनको मीटिंग करने दिया जाए, ये मीटिंग करें, मजा लें, लेकिन होना वही है कि अगर आपने गलती की है, 600 करोड़ रुपए का आपके यहां से सामान पकड़ा जाएगा तो आपसे पूछा नहीं जाएगा और ईडी ये कार्रवाई करेगी तो आप कहेंगे कि भाई चूंकि हम विपक्ष में हैं, मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इसलिए हमारे पीछे ईडी सीबीआई को लगा दिया गया है। क्या चाहते हो कि तुम विपक्ष में हो तो तुमको चोरी करने की आजादी दे दी जाए? ये 9 लोग वही लोग हैं जिनको केजरीवाल पहले गालियां दिया करते थे। तो ये राजनीति का ये खेल है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय एजेंसियों को फुली छूट मिली हुई है कि ये इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। जी, अब बात लैंड फॉर जॉब घोटाले की, जिसमें जांच तेजी से की जा रही है। लालू यादव और उनके परिवार को लेकर ईडी ने एक बयान जारी किया है। इस बयान के साथ ईडी ने लालू परिवार की संपत्ति को लेकर एक लिस्ट भी जारी की है। ईडी ने कहा है कि दिल्ली की पॉश न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव का 4 मंजिला बंगला सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदा गया था और इसकी वर्तमान में बाजार कीमत अब 150 करोड़ रुपए की है। यह संपत्ति एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है। इसके साथ ही 600 करोड़ की संपत्ति के कागजात मिले हैं। डॉक्टर साहब, अब क्या लगता है, तेजस्वी को जेल जाना पड़ेगा? तेजस्वी गिरफ्तार होंगे ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये तो पैसा बताना पड़ेगा। क्योंकि ईडी ने 2-3 चीजें और कही है। एक तो मिरेकल 150 करोड़ रुपए का बंगला, और जो लोग दिल्ली से वाकिफ नहीं, मैं बता दूं, दिल्ली के साउथ दिल्ली सबसे महंगा, और उस महंगे इलाके में भी, साउथ दिल्ली में भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बहुत महंगे इलाकों में से है। प्राइम, बहुत ही पॉश लोकेलिटी में 4 मंजिला बिल्डिंग है 4 लाख रुपए में। तो ये किराए पे भी नहीं मिलेगा एक फ्लोर। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, किराए पे भी 4 लाख रुपए प्रति माह के रूप में ये नहीं मिलेगा। और इन्होंने पूरी जमीन खरीद ली। भाई मिराकल है भाई। लालू प्रसाद जैसे कमाल के चारा खा गए, लील गए, अब ये प्रॉपर्टी खा रहा है। अब सिर्फ मसला यही नहीं है, जिस कंपनी के नाम में कंपनी भी नहीं लोगों का है, वो लोग जिसमें रेड करने के लिए गए तो लालू यादव और तेजस्वी यादव उसी घर में ही थे। समस्या क्या है? ईडी ये कह रही है कि इसमें जो पैसा लगाया गया, मुंबई के कुछ
ज्वेलर्स हैं जो सोना चांदी और बाकी पत्थरों में डील करते हैं, हीरे जवाहरात में, उनके जरिए ब्लैक मनी को वाइट करके, वाइट को ब्लैक करके, वो पैसे का 1 2 का 4 4 2 का 1 करके, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करके इस संपत्ति को खरीदा गया। तो ये पीएमएलए का केस चलेगा, जवाब तो देना होगा। आप ये समझिए 150 करोड़, एक तो पॉलिटिकल मोरालिटी की लोग बात ना करें कि हम समाजवादी हैं तो हम गरीबों के मसीहा हैं, मुसलमानों की आवाज़ है तो ओबीसी के अब मसीहा बने हुए, ये पत्रकारों को बोलना चाहिए। वो जो लोग यूलोजाइज करते थे, कहाँ है सोशलिस्ट वामपंथी दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था? भाई कहाँ है ये लोग? अभी टेलीविजन छोड़ छोड़ करके सब यूट्यूब पे जो लोग आए हैं, आरती उतारो जरा लालू यादव की। गरीबों का मसीहा, ओबीसी के मसीहा बना करके पेश कर रहे थे। 150 करोड़ रुपए के घर में कोई रहेगा और खुद को समाजवादी कहेगा? चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। तो अभी हिसाब किताब दिया जाएगा। जानकारी जो ये आ रही है कि हिसाब नहीं मिलने पे तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाएगा और इसलिए वो अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना, प्रेगनेंसी का बहाना लेकर के इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन कब तक? ईडी बहुत जल्द दूसरे डिप्टी सीएम, एक तो सिसोदिया गया अंदर, दूसरे डिप्टी सीएम बिहार के, वो जेल जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अब कोई डिप्टी सीएम तो पद पे जाने के लिए कोई बेकरार नहीं रहेगा। सारे डिप्टी सीएम जेल के अंदर जा रहे हैं। जी, अब बात पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की। पिछले साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री को वापस एयरपोर्ट लौटना पड़ा। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में हो रही देरी से नाराज केंद्र ने राज्य सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। गृह सचिव ने इस मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव से की बातचीत है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ इसी महीने में चार्जशीट फाइल हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्या पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक करने वाले जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई करने में जानबूझकर देरी की जा रही है? बिल्कुल जानबूझ के ही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला था, आपने तो बिल्कुल ही टारगेट दे दिया था पाकिस्तान से। ये फिरोजपुर के पास जहां पे एक हाईवे के ऊपर, एक ओवरब्रिज के ऊपर आपने पूरे काफिला को रुकवा दिया। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहां से पाकिस्तान बॉर्डर। कोई भी निशाना लगा सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब तक तो इन तमाम लोगों के खिलाफ सजा मिल जानी चाहिए थी, इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन अभी तक चार्जशीट तक नहीं है। कोई किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चूक है। और ऐसे में तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनको एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी चीफ्स, इनकी सुरक्षा में सेंध एक बहुत बड़ा मसला है। इसको आम आदमी पार्टी की जो वहां पे सरकार है उसके द्वारा जिस तरह से इसको बकायदा लाइटली लिया जा रहा है, बहुत ही ये शर्मनाक है। जी, आज की आखिरी खबर में बात करेंगे आईएसआई चीफ जावेद नासिर की। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ओवेन एल सीरस ने कहा कि भले ही 1993 के मुंबई बम धमाकों में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भूमिका साफ नहीं है, लेकिन यह साफ है कि हमलों के मास्टरमाइंड जनरल नासिर को शरीफ ने ही नियुक्त किया था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर ने दाऊद इब्राहिम को मुंबई में बम धमाकों का आदेश दिया था और उस वक्त बम धमाकों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जानकारी में अंजाम दिया गया था। डॉक्टर साहब, क्या लगता है अमेरिकी रक्षा एजेंसियों का जो दावा है ये कितना सही है? बिल्कुल सही। ये तो जग जाहिर है कि सब कुछ पाकिस्तान में हुआ। अब तो उस केस में सारी बातें सामने आ गई। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका की तरफ से ये स्वीकार करना कि हिंदुस्तान में जो हमले होते हैं वो पाकिस्तान में प्लान किया जाता है, वहां की आर्मी करती है, वहां की सरकार करती है, इसलिए यह खबर इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि हिंदुस्तान में ही तमाम ये जो अमन की आशा के नाम पे
भारत पाकिस्तान में बेहतर रिश्ते हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, और उसके जरिए करोड़ों रुपए जो कमाने का धंधा में लगे हुए थे पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट हिंदुस्तान में, उनको ये आईना दिखाने के लिए है कि कोई नॉन स्टेट एक्टर वहां पे एक्टिव नहीं है जो हिंदुस्तान पे हमले करवाता है। ये दरअसल पाकिस्तान की रणनीति, कूटनीति का हिस्सा है। टेररिज्म एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी, इस बात को इस चीज से पुष्टि मिलती है। लेकिन हिंदुस्तान में ये खबर आ गई, कोई पत्रकार जाकर के पूछेगा आज, उस समय मुख्यमंत्री थे शरद पवार। शरद पवार ने क्या कहा था? एक एडिशनल धमाका जोड़ दिया और ये कहा कि भाई हिंदू टेरर, ये ध्यान रखिए 93 में जो बॉम्ब धमाका हुआ मुंबई में, पहली बार हिंदू टेररिस्ट है, ये बात शरद पवार ने कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई एक मस्जिद में भी कोई, किसी मस्जिद के पास कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन ये मुख्यमंत्री ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि भाई ये जो है वो धमाका एक मस्जिद में भी हुआ, उसमें हिंदू संगठन लिट्टे का हाथ है। तो श्रीलंका वाला वो हिंदू है ना, लिट्टे वाले। ये कहां कहां किस तरह की जो राजनीति इस देश में होती थी, और नतीजा क्या है? नतीजा यही है कि उस धमाके में जो लोग, हिंदुस्तान के गद्दार, जो देशद्रोही मीर जाफरों की जो फौज जो हिंदुस्तान से मदद कर रही थी इन पाकिस्तानियों को, वो सब आज एनसीपी के अंदर है, शरद पवार की पार्टी में है। अजीब मुल्क है, लेकिन हम लोगों का काम है आपको ये याद दिलाने के लिए कि किस तरह के खतरे के बीच हम लोग रह रहे हैं। हमारे आसपास जो नेता हैं वो किस तरीके से उनका अतीत, उनका वर्तमान और इनके जो सब कुछ, इनका जो कच्चा चिट्ठा है वो कितना खतरनाक है, देश के खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।